हेलो दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीरो टू हाई लेवल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ग्रुप डी का जो टेस्ट हुआ था 28/9/2018 को थर्ड शिफ्ट में, उसका आज पूरा 100 सारे प्रश्न लेकर आए हैं। उसको आप एक बार टेस्ट मारिए और यहाँ पर आप देखिए कि आप कितना तैयार हैं। ग्रुप डी और एनटीपीसी अभी तो परीक्षा होने वाली नहीं है, लेकिन आपको अगर पता चल जाएगा कि हम कितना तैयार हैं तो उस हिसाब से आप आगे तैयारी करते रहेंगे। और अगर आप लोगों की डिमांड होगी, आप लोग कमेंट करेंगे तो हम जितने भी 120 सेट हुए थे ग्रुप डी के, जो प्रीवियस ईयर सेट थे वो, और एनटीपीसी 2016 के जितने प्रीवियस ईयर सेट हैं, एएलपी के और जेई के, ये सारे सेट आपको करवा देंगे। इतना सेट करने के बाद लगभग ये 200 से 250 सेट हो गए। अगर ये 200-250 सेट एक बार आप मार देते हैं तो उसके बाद आपको कहीं भी इधर उधर क्वेश्चन के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोग फालतू के जो प्रश्न ढूंढते रहते हैं उसको ढूंढने की जरूरत नहीं। इतना प्रीवियस ईयर सेट हमारे पास है कि हमको उसी को बनाना चाहिए, और उससे पता चलता है कि वास्तव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें, और यही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी में से बहुत सारे आप तो देखते हैं प्रीवियस ईयर ही उठा के पूछ लिया जाता है। तो ये सारे एक बार आप मारिए, क्वेश्चन बनाइए, और उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने तैयार हैं। अगर इस जो अभी आपका सेट ये हम बनाए हैं, अगर इसमें आपका 75 प्लस आता है तो आप मान चलिए कि आपकी तैयारी ठीक है। अगर इससे कम आता है तो आप उसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, और आपकी तैयारी में जो कमी है, जो समस्या आपको बन रही, उसको हमारे साथ शेयर कीजिए, उस समस्या को आपके हल किया जाएगा। आइए बिना समय व्यर्थ किए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर अब देखिए, पहला प्रश्न हमारा जो था इसमें पूछ रहा है कि युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। अब कौन सा जोड़ा अभाज्य नहीं, तो अगर सब में, इसका मतलब है कि बाकी तीन में तो अभाज्य है, एक कोई है जो जिसमें भाज्य है, तो हम क्यों अभाज्य ढूंढें, हम सीधे भाज्य ढूंढते हैं। और भाज्य ढूंढते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये 161, यहाँ पर देखिए सी नंबर ऑप्शन में 161 और 163। अगर 161 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 23, 23 बार में कट गया। इसका मतलब है कि ये 161 जो है भाज्य है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी नंबर हमारा सही उत्तर हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है समीकरण x⁻2/3 प्लस x⁻1/3 माइनस 2 इक्वल 0 के समाधानों की संख्या। अब इसको देखिए, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, x⁻2/3 प्लस x⁻1/3 बराबर 2 लिख सकते हैं। 2 लिख लिए, इसके बाद दोनों तरफ का हम क्यूब करेंगे। क्यूब करते हैं तो देखिए यहाँ हो गया x⁻2/3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x², और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, आपका x हो गया, क्योंकि 3 पावर में क्यूब लगाएंगे तो वो कट जाएगा। और इसके बाद x हो गया x² प्लस x प्लस उसके बाद 3x, और देखिए x का पावर 2/3 प्लस x⁻1/3 का मान कितना था, 2 था, तो गुणे 2 कर दिए, बराबर हो गया आपका 8। ये हो गया 8। और इसके बाद आगे इसको हल करते हैं तो ये द्विघात समीकरण बनेगा x² प्लस 4x, 3 दूनी 6, 6 7x हो जाएगा, 7x बराबर माइनस 8 बराबर 0। अब इसका हम द्विघात समीकरण के रूप में लेकर हल करते हैं। तो हल कैसे करते हैं, इसको देखिए, x² प्लस 8x माइनस x माइनस 8, और इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 हो गया, और यहाँ से -1 कॉमन लिए तो x प्लस 8 हो गया। अब देखिए एक हमारा बन गया क्या, x प्लस 8, और एक बन गया क्या, x -1। दो गुणनखंड बन गए तो x बराबर हम लिख सकते हैं -8 और x बराबर लिख सकते हैं 1। तो ये इसका मतलब 2, क्या कितना हमारा इसका जो समाधान कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, -8, x का मान -8 और 1, तो इसका मतलब 2। तो आंसर क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं। ये धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का 60 न्यूटन वजन की होती है, और चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा। अब देखिए W बराबर क्या होता है, mg होता है, और mg होता है, और चंद्रमा पर क्या होता है, g का मान, पृथ्वी के g का मान को 1/6 होता है। तो यानी वहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। पृथ्वी पर 60 kg है, 60 न्यूटन है, तो 60 न्यूटन है तो चंद्रमा कितना होगा, 1/6, तो कितना हो गया, 10 आ गया। और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा उत्तर हो जाएगा, डी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी 10 न्यूटन। और वैसे भी आप यहाँ समझ लो कि न्यूटन का मात्रक क्या है, न्यूटन किसका मात्रक है, भार का, और बल का भी मात्रक है, ये बात याद रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिया है, 21 जनवरी 2017 को शनिवार था, तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पर हम पीछे आते हैं, 21 जनवरी 2017 से 21 जनवरी 2016 में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, लीप वर्ष 1 मिल गया, तो यहाँ पर कितने दिन का डिफरेंस हो जाएगा, माइनस के 2 दिन घटता, हमें घटाते हुए आना है, तो -2 हो गया। कब, 2016 में आने पे -2, फिर 15 में आएंगे तो -1,
फिर उसके बाद 14 में आएंगे तो क्या होगा, फिर -1, और उसके बाद जो है फिर 13 में आएंगे तब भी -1 होता है, और उसके बाद 12 में आएंगे तो कितना होगा, 12 में आएंगे तो -2 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 12 तक तो हम आ गए, हमें निकालना है 11 का, तो 21 दिन तो ये पीछे आ जाएगा सीधे सीधे, -21 हो गया। तो ये क्या हो गया, अब हम आ गए 2017 में आ गए, 2011 में आ गए, और 2011 के बाद देखिए जनवरी में 21 दिन हो गया था, और उसके बाद दिसंबर में आपको मिल जाएगा -3 दिन, -3 दिन दिसंबर में, -2 दिन नवंबर में, और फिर अगस्त में भी -3 दिन, और सितंबर में भी -2 दिन। अब यहाँ से इसको जोड़ के घटा देते हैं, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 21 7 28 3 31 2 33 3 36 2 38, 38 को अगर हम 7 से एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से भाग देंगे तो 7 बचे 35, यानी 3 बचा। अब 3 दिन पीछे आ जाएंगे, शनिवार से 3 दिन पीछे आएंगे तो एक दिन आए तो शुक्रवार हुआ, दूसरे दिन आए तो बृहस्पतिवार, बुधवार, तो यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बुधवार। अगर आपको ऐसे प्रश्न यहाँ पर हम क्योंकि अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पर अच्छे से बताया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको इसलिए हम तेजी में आपको बताते हुए जाएंगे। आप कितना तैयार हैं ये आप चेक करें। इसके बाद आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और सारे जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही, चाहे रीजनिंग का हो, मैथ का हो या अन्य सब्जेक्ट, उसका आप एक बार कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, तो उसके लिए आपको हम स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे उस चैप्टर का। और सारे जिस भी और कहेंगे आप लोग तो फाउंडेशन एक पढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन करवाते रहेंगे ऐसे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है डॉट डॉट में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गर्भाशय। क्या हो जाएगा, गर्भाशय, यानी डी नंबर ऑप्शन हो गया। और गर्भाशय ग्रीवा क्या होती है, गर्भाशय ग्रीवा जो होती है, गर्भाशय का ये क्या होता है, निचला भाग होता है। गर्भाशय ग्रीवा जो होती है निचला भाग होता है। योनि जो होता है ये वाह्य भाग होता है, वाह्य जननांग होता है। और डिंब वाहिनी में क्या होता है, निषेचन होता है। इसके बाद अगले प्रश्न निकलते हैं, 1/3000 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर क्या होगा। अब देखिए इसको हम 1/3000 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/1000। अब 1/1000, अब यहाँ पे देखिए 1/3 को अगर आप काटते हो तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगा तो यहाँ 10 हो गया, 3 त्रिका 9, यानी 3 3 आएगा। तो इसके बाद और यहाँ पर 1 2 3 0 इसको भी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.123 3 0 ये हो गया दशमलव के बाद और 3, इसका मतलब क्या हो गया, बी नंबर आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न चलते हैं, नीचे दिए गए कथन और इसके आधार पर दिए गए कुछ तर्क पढ़ें। तो यहाँ पर दिया, सरकार को सामान्य अस्पतालों में एलोपैथिक दवाओं के साथ स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों को भी बढ़ावा देना चाहिए। अब इसका देखिए वो कथन हो गया, इसका तर्क क्या दिया है, हाँ इससे यह सुनिश्चित करेगा कि लोग दोनों चिकित्सा प्रणालियों में से सर्वश्रेष्ठ का उपयोग कर सकेंगे। ऐसा ये पहला बोल रहा है तो बिल्कुल सही है, अगर ऐसा रहेगा तो सर्वश्रेष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि नहीं, एलोपैथिक प्रणाली में सभी बीमारियों के लिए उपचार है, इसलिए स्वदेशी प्रणाली को बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल गलत है। तो यानी सही कौन सा है, 1 नंबर सही है। तो 1 नंबर कहाँ है, किसमें सही दिखा रहा है, बी नंबर ऑप्शन में। तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी तर्क 1 जो था वो मजबूत था। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतने का वर्गमूल है, 17,956 का वर्गमूल है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो यहाँ पर देखिए 8 8 64, यहाँ लास्ट में 4 आएगा, यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ भी 4 आएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी इन्हीं दोनों में से होगा कोई। अब देखिए इससे अब सीधे वैसे तो आप निकाल सकते हो, जो उसका तरीका है उसको तो हम बताएंगे ही, लेकिन आपको ट्रिक से देखना है। तो ये दोनों तो हमारे ऐसे छट गए, अब ये दोनों बचे, तो इन दोनों में 13 तरह क्या होता है, 169 यानी 16,900 से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 134 बार गुणा करेंगे तो 16,900 से ऊपर जाएगा। और यहाँ 12 बराम 144 तो 14,400। अब देखिए वहाँ 17,956 की बात हो रही है, यहाँ 14,000, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा सही उत्तर हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं, बोल रहा है दूध की कीमत 20% बढ़ गई, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। अब देखिए मान लो 100 रुपये था, 20% बढ़ा तो 120 हो गया। अब वो क्या चाह रहा है कि हमारा 100 रुपये का, जैसे यहाँ पर अब 120 हो गया रेट, हम अपना खर्च 100 रुपये ही में चलाना चाहेंगे, तो उसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको 20 घटाना पड़ेगा। तो 20 घटाने के लिए क्या करना है, 120/r/100, 20 कितना है उसका, तो यही चेक कर लेंगे। तो 20 छक्का 120 और 2 तिहाई 6, 2 50 हो गया, तो यानी आर का मान कितना आ जाएगा, 50/50
3, 50/3 यानी 16 सही 2/3, हमारा डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इतना क्या हो गया, इतना कमी करनी पड़ेगी, 16 सही 2/3%। अगर आप लोगों को जो भी प्रश्न नहीं समझ में आएंगे उसको आप कमेंट में एक बार कमेंट कीजिएगा, तो आपको सारे प्रश्नों का PDF भी हम दे देंगे, और उसके बाद आपको हम अच्छे से लाइव क्लास चला के समझा देंगे। क्योंकि अभी ये पहला वीडियो हम आपको ग्रुप डी के लिए दे रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना तैयार है। आप अपना टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको जो दिक्कत होगी उसको हमसे आप शेयर करिएगा। और इसके बाद पानी का क्वथनांक बिंदु, पानी का क्वथनांक बिंदु सबको पता है कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक बिंदु, बाकी बताने की जरूरत नहीं ज़्यादा इसमें। इसके बाद निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय, तो अब राजकोषीय नीति की बात आएगी तो वित्त मंत्रालय। ये उस समय की ये एक प्रकार से करंट टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे, तो इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, सीधा हो गया आपका। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। एक अच्छा प्रश्न है, मंच के ऊपर 50√3 की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो मंच की ऊंचाई क्या होगी। यानी एक ये टावर बना है, ये टावर बना है और इससे सटा हुआ एक मंच बना है। अब ये मंच हो गया। अब बोल रहा है कि टावर मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक खींचा गया तो यहाँ पे इसकी दूरी क्या हो गई, इसकी बोल रहा है 50√3 मीटर दूरी, तो इसकी भी वही होगी, 50√3 मीटर दूरी है। और यहाँ उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है, पूरे टावर की ऊंचाई कितनी है, पूरे टावर की ऊंचाई है 60 मीटर। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालने को क्या बोल रहा है, मंच की ऊंचाई। तो अब मंच की ऊंचाई अगर हम इस जो है टावर, मंच के ऊपर टावर की ऊंचाई x मान लेते हैं, तो x मान लिए तो क्या होगा, अब हम इसका निकाल लेते हैं। तो tan 30 बराबर, अब ये देखो ये हो गया आपका लंब यानी x हो गया, और आधार क्या हो गया, आधार ये है, तो ये और ये बराबर है, 50√3 हो गया, यानी 50√3। और इसके बाद देखिए tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान हो जाता है आपका 1/√3, 1/√3 बराबर x/50√3। तो ये क्या हो गया, √3 से √3 कर गया, x का मान क्या आ गया 50, तो 50 किसका, यानी मंच के ऊपर टावर की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है, तो मंच और टोटल टावर की ऊंचाई है 60, तो यानी मंच की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 60 - 50, 60 - 50 बराबर 10 मीटर, 10 मीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 मीटर, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं। ये करंट का क्वेश्चन था, विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 दो व्यक्तियों ने जीता, उनमें से एक डॉक्टर डेविड नोमेरो थे, तो दूसरा व्यक्ति कौन था। अब इसका ये 2018 का पूछ रहा है, ये उस समय का क्या था, उस समय का क्वेश्चन था, तो करंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर उसे सी नंबर दिया गया था। हाँ, करंट का अभी आपको जो करंट के नए क्लास चलाएंगे उसमें आपको वर्तमान के सारे करंट मिल जाएंगे। इसमें दिया है निम्न विकल्पों में से कौन से दिए गए चित्र के निकटस्थ है। देखिए यहाँ सारा तो दिख नहीं रहा है हमें, ऐसे थोड़ा सा, हाँ दिख गया, ये देखिए। अब यहाँ पर इसमें कौन से में देखिए, इसमें क्या हो गया, इसमें दोनों यहाँ पे आके के भुजा में क्या हुआ है, चिपक गया है, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे भी वही स्थिति है। और इसके बाद इस वाले में तो क्या है, इस वाले में बाहर रखा गया है, तो बाहर रखा गया है तो ये भी नहीं होगा, तो यानी इसका यही उत्तर सही होगा। ये 21 ऑप्शन में है, ये है बी नंबर है, और लेकिन बी नंबर किस ऑप्शन में है, तो सी में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। तो अब देखिए पूरा करने के लिए, देखिए यहाँ पे 91 है, 91 से 10 घटा 81, 81 से 71, 71 से क्या आ गया आपका, 71 से 61 हो जाएगा, यानी 61 हो गया। तो अब देखिए 61 किस में है, ये भी नहीं है 61, ये भी नहीं है, दो तो हमारे ऐसे छट गए, इसमें 61 है, इसमें भी 61 है। आगे चेक करिए, इसमें 52 है, इसमें 52 है, इसमें 43, इसमें 43, लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं, 64 है, यहाँ 54 है, 10 घटा, यहाँ भी 44 है, 10 घटा, यहाँ से 34 हो जाएगा, तो 34 डी नंबर ऑप्शन में है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, ऊतक के प्रकार, यहाँ डॉट डॉट, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, मतलब कौन से ऊतक के प्रकार जो हैं वो ग्रंथियां बनाते हैं, तो ग्रंथि कौन बनाता है, डी नंबर एपिथेलियम जो होता है, यानी उपकला ऊतक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, ग्रंथियां बनाते हैं, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो जंतु ऊतक होते हैं, ये जंतु ऊतक, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, जंतु ऊतक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, मांसपेशी पेशी ऊतक बोल सकते हैं उसको, पेशी ऊतक और एपिथेलियम ऊतक, ये हो गए चारों ऊतक। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। अब जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए जल प्रतिबिंब यानी जल कहाँ रहता है, नीचे रहता है, यहाँ पे अब इसके ऊपर रखा गया है, ये देखिए इसके जल के ऊपर रखा गया है, तो ये क्या होगा, सीधे उल्टा हो जाएगा। अब 9 यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो 9 ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए 9 ऐसे किसी में है, और
इसी तरफ रहेगा, 9 के नीचे ही 9 रहेगा, ये नहीं कि वो तो दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 9 है, लेकिन ये क्या है, ये ऐसे उल्टा दिया गया है, हमें ऐसे चाहिए था। तो यहाँ पे ऐसा इस तरीके कहाँ है, बी नंबर में है, तो बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो गया, बी नंबर। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विकल्प आकृति में दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति बनाने के लिए संयुक्त की गई है। अब कौन सी आकृति लेकर के, देखो इसमें बोल क्या रहा है कि ये वाली जो आकृति है आपकी, ये आकृति जो है, इसमें कौन सी आकृति लेकर आप कौन कौन सी आकृति की जरूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। तो देखो ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसा तो उसमें कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन ये बेलन जो है, बेलन है, इसको इसकी ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए बेलन लगाया गया है, ये हो गया बेलन आपका, यहाँ पे सेट कर दिया गया। उसके बाद ये त्रिभुज की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे ऐसे रख दिया गया, इस तरफ त्रिभुज, और एक इस तरफ ऐसे रख दिया जाएगा, तो बन गई आकृति। तो यानी ये दोनों जो हैं हमारे कौन कौन से, बी और सी की जरूरत पड़ेगी। बी और सी किस में है, बी और सी है आपका डी नंबर में है, तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जाति समुदाय है। तो देखो कुर्दिश जो है, कुर्दिश एक इराक की जाति है, इराक में एक जाति समुदाय है जो कुर्दिश जिसको बोलते हैं, और ये बाकी अन्य देशों के जो जाति समुदाय हैं, इसमें पाकिस्तान या बांग्लादेश, यमन के नहीं है, कुर्दिश यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, केवल इराक में पाए जाते हैं। और इसके बाद आप अगले प्रश्न चलते हैं। ये पूछा गया, असंगठित क्षेत्रों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई थी, जिसे क्या नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमको बुढ़ापे के लिए बात की जा रही है, बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत, अपने इच्छा से। अब देखिए वृद्धा निर्माण समिति, वृद्धा निर्माण तो एक समिति है, तो समिति की तो बात यहाँ हो रही है। अपने इच्छा से कोई व्यक्ति अगर बचत कर रहा है तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग पकड़ रहे हैं, नहीं तो ऐसे। अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, तो सेवानिवृत्ति जो व्यक्ति असंगठित क्षेत्र की यहाँ बात हो रही है, तो उसकी सेवानिवृत्ति क्या होगी, असंगठित है तो उसको छोड़ दो, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ बचा नवनिर्माण योजना। अब नवनिर्माण योजना यहाँ पर कोई इसका महत्व नहीं, यहाँ पे है स्वावलंबन, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वावलंबी जो होता है, मतलब स्वावलंबी जो अपने आप पे टिकना चाहता है, अपने दम पे कुछ करना चाहता है, वो स्वावलंबी होता है, वही जो है अपने लिए बचत करता है। ये हो गया डी नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पल्स, पल्स इसकी तरंग है। पल्स जो होती है क्या है, ये पल्स जो तरंग होती है, ये कुछ समय के लिए एक तरंग उत्पन्न होती है, उसी को बोलते हैं पल्स तरंग। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व पड़ोसी देश कौन से हैं। अब भारत का देखो, भारत का जो बॉर्डर है, ऐसे भारत ये हो गया आपका, ऐसे ऐसे आप बना लो भारत, ये भारत बन गया। हाँ, हम यहाँ पर चूंकि इसका फिगर पूरा बड़ा बनेगा, यहाँ पे जगह नहीं उतनी कि आपको हम बना समझाएं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका अफगानिस्तान पड़ेगा, इधर आपका चाइना पड़ जाएगा, यहाँ भी, यहाँ पे नेपाल पड़ेगा, यहाँ फिर चाइना शुरू हो जाता है, और यहाँ ये हो गया, इधर पाकिस्तान आपका आ जाएगा, पाकिस्तान, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका इधर ये पूरा पड़ जाता है क्या आपका, ये पड़ जाता है म्यांमार, और म्यांमार के, और यहाँ पे जो रहता है ये चूंकि ऐसे 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 आके ऐसे इधर हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर जो बीच में जगह रहती है वहाँ पे है बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश और म्यांमार ये दोनों हमारे ठीक पूर्व में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, म्यांमार ऑप्शन में नहीं है, बांग्लादेश ऑप्शन में है, तो सी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक कथन के दो तर्क दिए गए हैं, यह बताएं कि कौन सा तर्क कथन से संबंध में सही है। तो लोगों को यूज, कथन क्या है, लोगों को यूज एंड थ्रो पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये कथन बोल रहा है, नहीं करना चाहिए वो बता रहा है। तो इसके बाद तर्क क्या दिया जा रहा है, हाँ इससे अधिक बर्बादी होती है, बिल्कुल सही। कम से कम स्कूलों में उन्हें बच्चों को फाउंटेन पेन या जिन्हें वो फिर से भर सकते हैं को प्रमोट करना चाहिए। सही है ये बात कि यूज एंड थ्रो पेन एक बार आदमी खरीदता है उसको फिर फेंक देता है, 1 रुपये की रिफिल लेने की बजाय वो 5 रुपये का फिर कलम लेता है। तो इससे अच्छा है कि 1 रुपये की रिफिल लेगा, 4 रुपये उसका बचेगा, और प्लस ये जो कचरा हो रहा है ये भी बचेगा, ये बात सही है। दूसरा लेकिन बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, नहीं बहुत सारे पेन मार्केट में उपलब्ध हैं, बहुत सारे पेन उपलब्ध हैं, इसका कम उपयोग क्यों करना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है कि हमारे पास अधिक पैसा है तो क्या करेंगे, हम कुआं में फेंक देंगे, या हमारे पास कोई सामान अधिक है तो हम उसको फेंक देंगे, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 1 नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। तो 1 नंबर किस में है, 1 नंबर है आपका डी नंबर में, डी नंबर यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 पर 5% 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। अब 4600 देखिए, मूलधन साधारण ब्याज का वैसे तो ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100।
तो इससे इससे थोड़ा सा एक टॉपिक हम आगे एक लाइन बढ़ के पढ़ते हैं। अब 4600 मूलधन दिया गया है। अब 4600 मूलधन दिया गया है, तो यहाँ पर देखो क्या था, दर गुणे समय। तो दर गुणे समय, दर कितना है 4.5%, समय इतना, तो सीधे हम गुणा करके 5 में 25, 5 चौक 20, 20 दो 22.5, यानी 22.5 का हम निकाल लेते हैं। 22.5% हमें चाहिए, बटे 100 कर दिए तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक जीरो तो हमें हटा दिए यहाँ पे इसको पॉइंट हटाने के लिए। अब एक जीरो हमने इसको काट दिया। अब इसके बाद बचा कितना, हम 2 से काट दिए इसको, 2 पंचे 10 और 2 23 हो गया। ये कितना हो गया 23, और इसको 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 9 45, यानी 23 गुणे 49। अब 23 गुणे 49 को गुणा करना है तो सीधे ट्रिक से कैसे करें, 3 9 27 का 7 लिखे, 3 चौक 12, 2 9 18, 12 18 30, और यहाँ 27 2 था, 30 2 32, और 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी 1100 कितना आ गया, 1 मिनट, 49 गुणे 23। वैसे इसका पूरा कैलकुलेट एक बार हम कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1035 आएगा। आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। और इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विषम की पहचान करें। इसमें जो विषम दिया गया है इसका पहचान करें। तो विषम कौन सा है, देखिए यहाँ पर ये पे क्या है, ये ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसे है, यहाँ पे क्या है उल्टा कर दिया गया, यहाँ सीधा है। तो यानी हमारा सीधे दिख रहा है सी नंबर, और सी नंबर है किसमें, सी नंबर है ए नंबर में। तो ए नंबर हमारा सही उत्तर हो गया। इसमें यही ध्यान देना रहता है किसमें ए और बी कहाँ है आखिर, नहीं तो ये गलत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। सबको पता है प्रथम संशोधन कब किया गया था, 1951 में किया गया था। और इसमें क्या किया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और उसके अलावा 15 अनुच्छेद 15 में उसमें भी संशोधन करके एक अलग से खंड जोड़ा गया था, 15(4) जोड़ा गया था। ये सब उसमें पहले संविधान संशोधन में किया गया था। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को रख दिया गया था, और जिसको फिर कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती, ये ऐसा प्रावधान उसमें किया है। अनुसूची 9 एक ऐसी अनुसूची है जिसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या कौन होगी। देखिए 3 और 5 जोड़े तो 8 हुआ, 8 5 13, और यहाँ पे देखिए 2 5 7, 7 5 12, तो यानी 13 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद अगला है ओथ। ओथ को एक कोड भाषा में इतना लिखा जा सकता है, यानी 15 12 15 1 208 लिखा जा सकता है। तो एल्टर को क्या लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर ओ का क्या है, ओ का कोड ही होता है 15, 15वें नंबर पे है। ए 1 नंबर पे है तो 1 है, टी 20 पे है तो 20 है, और एच 8 पे तो 8 है। अब यहाँ पे ए देखिए, ए कितने पे है, 1 नंबर, तो 1 नंबर सब में है, बिल्कुल सही। एल 12 पे है तो 12 किस में है, इसमें 12 भी है और इसमें नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, हमारा छट गया। यहाँ पे भी 1 और 12 है, यहाँ 1 और 13 है, ये दोनों कट गए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। 1 12 है, इसमें भी 1 12, उसके बाद 12 के बाद 20 है, और इसमें 21 है, तो यानी टी कितने नंबर है, 20 है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ऑप्शन को छांटना रहता है, जैसे छांट लोगे तो आपका समय बचेगा। इसके बाद देखिए निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। 51, 51 में से 5 गया 46, 46 में 5 गया 41, 41 5 जाएगा क्या बचेगा, 36 आएगा। तो 36 हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद दिया गया है कॉसेक ए बराबर 2, तो सेक बी बराबर क्या कितना होता है, √2। कॉसेक ए बराबर 2, सेक बी बराबर √2, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो ए प्लस बी का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखो कॉसेक के बराबर क्या होता है, कॉसेक के बराबर हमने यहाँ पर लिख रखा है 2/1, इसको हम लिख सकते हैं ना, यहीं पे लिखते हैं सीधे, 2/1 लिख लिए। 1 मिनट, ये हो गया 2/1 हो गया। तो अब आप याद किए होंगे कॉसेक ए या कॉसेक कितने का मान 2/1 होता है। तो कॉसेक कितने का होता है, तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है, 2/1 होता है। तो यानी ए का मान कितना आ गया, ए का मान 30 आ गया, ए बराबर कितना हो गया 30। और कॉसेक सेक बी यानी सेक 45 का मान √2 होता है, तो यानी बी बराबर कितना हो गया 45 हो गया। अब बोल रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए और बी जोड़ोगे तो 45 30 75 हो जाएगा, तो यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं। एक दुकानदार ने 20% के नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए, बिल्कुल बेच दिए तो बेच दिए, क्या करना है उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे 0 नुकसान हो। टीवी की लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। अब यहाँ पर देखिए हम बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। पहले सीधे सीधे बात करते हैं, रेडियो हो गया और इधर क्या हो गई, टीवी हो गई। अब टीवी और रेडियो का हम मूल्य 1 मान लेते हैं, ये टोटल 6 पीस है, तो 6 बराबर 6 रुपये हो गई इसकी लागत। और टीवी की लागत कितनी है, 3 रुपये है, यानी इसका रेडियो का 3 गुना है, तो ये 3 रुपये का एक है, तो एक टीवी बेचेंगे तो कितना 3 रुपये का बिकेगा, यानी 3 रुपये लागत है, खरीदे बेचे कुछ भी करें। अब देखिए 6 में क्या हो रहा है, इस 6 रुपये में 20% का नुकसान हो रहा है। अब जब 20% का नुकसान हो रहा है तो नुकसान कितने का हुआ, 20/100 हो गया इधर नुकसान। अब देखिए इधर जो है हम कितना लाभ इसमें कमाएं कि इसका नुकसान की भरपाई हो जाए, यानी इस 6 का 20% हम इस 3 रुपये पे उतना % लाभ लेंगे तो पूरा हो जाएगा।
3 का हम R% यहाँ लाभ लेते हैं बटे 100, दोनों हो गया बराबर, यानी इधर का लाभ और इधर की हानि हो गई बराबर। तो अब सीधे 100 से तो 100 कट गया आपका, 3 से कट गया, 3 दूनी 6, यानी R का मान कितना आ गया 40। तो R बराबर 40% आ गया। अब 40% लाभ पे अगर वो टीवी को बेचता है 40% लाभ पे, तो क्या होगा, वो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 250, ये अगला प्रश्न की 250। देखिए 250 भागे ये पूरा क्या है, इसमें हम सीधे सीधे एक बात आप समझ लो, इसमें क्या होता है वी बोर्ड मास, इसको आप याद कर लीजिएगा, हम आपको लिख दे रहे हैं वी बोर्ड मास, बी बोर्ड मास, एम यहाँ पे देखिए ए एस। अब देखो वी से क्या होता है वेनिकुलम, वेनिकुलम क्या होता है, वेनिकुलम इसमें है नहीं। सबसे पहले हम वेनिकुलम का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले उसको हल करेंगे। उसके बाद होता है आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट को हम खत्म करेंगे। ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ का प्रयोग करेंगे, ऑफ को हल करेंगे। ऑफ के बाद हम हल करते हैं डिवीजन को, डी यानी डिवीजन, यानी जो क्या करते हैं भाग देते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करते हैं। फिर एडिशन, एडिशन यानी जोड़ते हैं। और उसके बाद करते हैं सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन यानी घटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर वेनिकुलम है नहीं, वेनिकुलम का काम खत्म, ब्रैकेट है। अब देखिए ये इतना बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ से बड़ा ब्रैकेट हमें है यहाँ तक है। अब सबसे पहले हम बड़ा ब्रैकेट को छोटा छोटा तोड़ते जाते हैं। अब यहाँ 250 भागे, इसको हम ऐसे बिल्कुल लिख लिए। और इसके बाद हम यहाँ पर देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा दिए, बड़ा ब्रैकेट लगाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -5 है तो -5 को -5 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए -5 ब्रैकेट में है, तो फिर छोटा ब्रैकेट में -5 लिख दिए, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ऑफ है, तो ऑफ को हम ऑफ ही लिख दिए, ऐसे ऐसे लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर -28 भाग यानी डिवीजन कर रहे हैं 4 से, और माइनस है तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, और 4 सते 28, यानी क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। क्या आ गया 7 आ गया। अब यहाँ पे जब हमें यहाँ से पूरा बाहर क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है, और फिर 63 से भाग देना है, तो 7 9 63 यानी 9 हो गया। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ऐसे हो गया 9 हो गया। अब देखिए 250 अगला एक बार और देख लेते हैं 950। और यहाँ पे देखिए ये अब इसका और इसका हमें गुणा करना है, क्योंकि ऑफ है, ऑफ को हम हटा के गुणा चिन्ह कर सकते हैं। तो 9 × 5 = 45, यानी माइनस का 45 प्लस, और ये भी माइनस का 5 है, तो क्या हुआ जुड़ गया, तो कितना हो गया -50। अब यहाँ क्या आया -50। अब 250 को हम -50 से भाग देंगे तो क्या आएगा, आएगा किसका आएगा, -5 आ जाएगा। अब -5 किस में है, सी नंबर में है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, सी नंबर हमारा सही उत्तर हो गया। इसके बाद दिया है अगला प्रश्न, इल्याराजा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। बिल्कुल आपको पता होगा, संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में ये दक्षिण भारत के हैं, और ये संगीत के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है, अब ऑक्सीकरण गर्मी और प्रकाश पैदा करे, सीधे सीधे दहन पे चले जाओ, क्या है दहन। दहन जो होता है ये गर्मी और प्रकाश दोनों पैदा करती है। अब यहाँ पर एक उष्माशोषी दिया गया है और उष्माक्षेपी। उष्माशोषी में क्या होता है, उष्माशोषी में क्या होता है, उसमें जो उष्मा निकलती है वो अवशोषित करती है, यानी उष्मा को अवशोषित करती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा को अवशोषित करती है, उष्मा को अवशोषित करेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा। घटेगा कैसे, जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उष्मा जो होगी घटेगी, यानी टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, ताप क्या होगा, कम हो जाएगा। और उष्माक्षेपी में क्या होता है, वायुमंडल का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि उष्माक्षेपी में क्या होती है, वो इसमें से उष्मा निकलती है, और उष्मा निकलती किसमें है, श्वसन। एग्जाम्पल क्या हो गया, श्वसन। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर अगर हमारे वायुमंडल में बनती चली जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर के कारण हमारा क्या होगा, वायुमंडल गर्म होता चला जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1781 में भारत के पहले गवर्नर, एक मिनट, ये 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए, शिक्षण के लिए, अध्ययन और शिक्षण के लिए कहाँ, मतलब यहाँ पर डॉट डॉट में मदरसा की स्थापना की थी। तो कहाँ पे मदरसा में, 1781 में जो वारेन हेस्टिंग्स थे, इन्होंने कलकत्ता में एक मदरसा बनाया था। किसके लिए, ये मुस्लिम कानून के लिए, मुस्लिम के पढ़ने के लिए यहाँ पर एक मदरसा की स्थापना की गई थी, ये था। अगला प्रश्न है 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 हाफ
यानी 1/2 MB² यानी हाफ MB²। तो यहाँ पर देखो 1/2 का 1/2 हो गया। अब द्रव्यमान कितना दिया गया है 10 kg, तो हम 10 लिख दिए, गुणे V², 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36 होगा, 2 से काट दिए 18 आया, 18 तो हमारा 180 आ गया। अब 180 क्या होगा जूल होगा। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल होता है, यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका के आधार पर सुबह 6 बजे से 12 बजे के बीच, दिख नहीं रहा, सुबह 6 बजे से, एक मिनट, ये देखो दिख रहा है, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक के बीच औसतन कितने प्रस्थान करते हैं। अब देखिए औसतन पूछ रहा है, सुबह 6 बजे से 12 बजे के बीच में देखो टोटल प्रस्थान कितना है। तो देखो सुबह 1 2 3 4 5 6 यानी 6 बार में, यानी 6 से 7 7 से 8, ये हमारा टोटल नंबर क्या हो गया 6। अब इसमें कितनी प्रस्थान हो रही, 4 2 6 2 8 1 9 1 10 2 12, तो यानी 12 है, तो 12/6 करेंगे तो कितना आएगा 2। औसत क्या आ जाएगा 2। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर दोस्तों को आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज तो आप लोग एक बार गिन लीजिएगा, वैसे भी इसमें अभी नहीं टाइम लगेगा, हम आपको समझा भी नहीं पाएंगे। क्यों समझा नहीं पाएंगे, यहाँ पर पूरा दिखना चाहिए, और वो ऐसा हो नहीं पाएगा। और इसके लिए आपको हम ऑप्शन बता दे रहे हैं, इसका सही ऑप्शन है, ये लोग आप लोगों को पता भी होगा, इसको आप लोग गिन भी लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी इसमें 36 त्रिभुज हैं। वैसे 36 त्रिभुज हैं, कहाँ कहाँ है देखो, ये 3 त्रिभुज तो इसमें है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 6 3 9 9 3 12 12 1 13 14 15 16, उसके बाद आपका एक हो जाता है, ये हो गया 17 18 19 20, और इसके बाद 21 22 के बाद यहाँ पर देखिए ये हो गया 23 24 के बाद में आपका आ जाएगा यहाँ से ये 25 26, ऐसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पूरा 36 है टोटल। और इसके बाद एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है। देखो कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, 4 चीज़ों पर, लेकिन यहाँ पर पूछ रखा है सीधे किस पर, तो लंबाई पर। यहाँ और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि जिस पर, क्योंकि और किस पर निर्भर करता है, एक तो चालक के पदार्थ की प्रकृति, यानी चालक का जो पदार्थ है, यानी जो तार बनाया जाता है, वायर बनाया जाता है, वो किसका है, इस पर। जैसे सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है, चांदी की होती है। दूसरी बात चालक के ताप पर, यानी ताप अगर बढ़ेगा और ताप घटेगा तो इस पर भी निर्भर करता है। ताप पर बढ़ने और ताप के घटने पर भी चालक की क्या होती है, पदार्थ की प्रकृति पे हो गया, ताप पर हो गया। उसके बाद चालक की लंबाई पर यहाँ पर दिया ही है, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये हो गया, ये देखो ये हो गया वायर हो गया। तो ये जो क्षेत्रफल है कम रहेगा ज़्यादा रहेगा, इस पर भी निर्भर करता है। इसके बाद 2016 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था। अब 2016 का क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा माथा लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका ये 2016 का है, मैग्नस कार्लसन, वैसे इसका उत्तर था। और इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 7 mm है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब तार की लंबाई यहाँ पे सीधा सबसे पहले गोले को पिघलाया जाएगा, तो यानी गोले का आयतन जितना होगा उतना ही इस तार का आयतन होगा। तार क्या होता है, तार होता है बेलनाकार। भाई बेलन क्या है, ऐसे है, बेलन कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये बेलन हो गया। और बेलन ऐसे बनता है, तो ऐसे ही तार भी रहता है। तार अगर आप ऐसे इसको पलट दो, ऐसे करके देखो, तो यही तार यही है। तो तार और बेलन, यानी बेलन और गोले का आयतन बराबर होगा। अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। और इधर क्या हो गया बराबर, गोले का आयतन क्या होता है उसका, बेलन का होता है πr²h। इसको हम r1 मान लेते हैं, और ये r है। तो देखो यहाँ पर पाई से तो पाई कट जाएगा, दोनों का सेम मान है। और इसके बाद देखो इसका गोले का त्रिज्या कितनी है, गोले के 42 सेंटीमीटर अगर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 21। तो यानी 4/3 × 21 हाँ। और इसके बाद बराबर इसका r² कितना है, इसका बेलन का व्यास है 7, तो त्रिज्या कितनी हो गई 7/2। लेकिन इसमें क्या है, mm में दिया है, यहाँ पर क्या दिया है mm में, तो इसको हमें बदलना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो 1 mm ऐसे समझिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। तो यानी इसको 7/2 को हम, जो इसकी त्रिज्या है 10 से भाग दे देंगे, तो यानी हो जाएगा 7/20। तो 7/20 × 7/20, और हमें h निकालना है, यानी लंबाई ही तो निकालना है। तो 7 से देखो, 7 से काट सकते हैं, 7 × 3 = 21, 3 से 3 कट गया, और यहाँ फिर 7 × 3 = 21, तो 21 और 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 12, और
12 दूनी 24, 24 एक 25, 252 इधर आ गया। 252 बराबर क्या हो गया, 252 बराबर 20 गुणे 20, हाँ 20 गुणे 20 यानी 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा। 20 20 हम 400, तो 252 गुणे 400 करेंगे तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखो एच बराबर क्या आएगा, एच बराबर हो गया 252 गुणे 400, तो 400 तो ये हो जाएगा 1080, 1080 1008, 1008 00, ये कम हो जाएगा। 252 का 1008 हो गया और 00 ये है, 00 लगा दिए, तो यानी ये इतना हो गया। तो ये किस में आ रहा है, ये आपका सेंटीमीटर में आ रहा है। तो सेंटीमीटर में तो ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, तो अगर इसको आप मीटर में बदलते हो तो 100 से भाग दोगे तो 2 जीरो कट गया, तो 1008 मीटर, डी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर पर घंटे है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य गति से 1/10 कम हो जाती है, यानी जो सामान्य थी वो तो 50 थी और कम हुई तो कितनी हो गई 50, 1/10 कम हुई तो यानी 9/10 बची, तो 9/10 कितना हो जाएगी, ये 9/10, तो 10 × 50 यानी हो जाएगी कितना 45 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है 10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट ज़्यादा लगता है। यानी इससे टाइम लगता था, तो इससे टाइम लगता था कितना 50 गुणे टी टाइम लगता था मान ले रहे हैं, और इधर कितना टाइम लगेगा, इधर लगेगा 45 गुणे ये कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है 18 मिनट अधिक समय, तो टी प्लस 18। अब इसको हम मिनट में बदलेंगे तो 60 हो जाएगा, तो ऐसे हो गया 6 × 18 6 × 60, और इसको आप हल कर लीजिएगा आप लोग तो ये आंसर आ जाएगा आपका, जो आएगा आपका टी का मान वही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ये हो गया, ये आपको अभी बताए थे, वो क्या बताए थे, बी बोर्ड मास, उसको आप उसी तरीके से हल कर लीजिएगा। इसको हम हल करके इसका उत्तर बता दे रहे हैं। इसका हो जाएगा बेनिकुलम तो इसमें है नहीं। इसके बाद ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट तोड़ेंगे, और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे देखिए -6, और ये -6 इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं और यहाँ पे ऐसे बाहर रहने देते हैं। इसके बाद हो गया आपका दोस्तों 3 माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 8 3 11, और यहाँ पे माइनस है तो -11 हो जाएगा। अब ये हो गया, इधर देखिए डिवीजन का चिन्ह हो गया। इसके बाद हो गया आपका क्या, इधर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 4 है और इधर देखिए 12, इधर तो -3 गुणे 6 करेंगे तो -18 होगा, तो -18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, -6, और 6 चौको 24 यानी -24 बचा। क्या बचा, -24। अब देखो, अब यहाँ पर 3 माइनस का 8 बचेगा, तो -8 ये हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो -8 48 हो गया, -48 भागे -24, माइनस से माइनस कट गया, 24 दूने 48 यानी 2 उत्तर आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, 2, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। यहाँ पर दिया है, ये बताना है कि अगर ये समान है तो इसमें अगले में क्या संबंध होगा। तो रेत यानी क्या होता है, खुरदरा, तो कपास क्या होता है, मुलायम होता है, बिल्कुल सही है, डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है, बल्ब कितने पावर का होना चाहिए। तो पावर पी बराबर क्या होता है, वी आई होता है, तो वी यहाँ पे रख दो, तो वी कितना है 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट, और आई कितना है, तो आई हुआ 0.0 गुणे 0.5, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 हट गया, तो 22 पंचे 110, 110 क्या। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पावर का मात्रक पता होता तो हम सीधे मार देते, तो पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, तो इसको हल करने की जरूरत नहीं, वाट से काम चला दिए। और बाकी बीसीसीआई का पूरा नाम, बीसीसीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, सी नंबर इसका सही उत्तर हो गया। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो ये 2 मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी होती है, जो 2 विश्वविद्यालयों के बीच टूर्नामेंट होता है, उसमें यही ट्रॉफी दी जाती है। और अर्जुन पुरस्कार आपको पता है, अर्जुन पुरस्कार जो होता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, और द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी जो कोच होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, सबसे बाहरी ऑर्बिट में कितने ... में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, यानी कौन सा ऐसा जोड़ा दिया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉन के बाहरी यानी
उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे आर्गन, देखो आर्गन क्या है, 18वें ग्रुप का है और पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है। तो 18वें में क्या होता है, 18वें में संयोजी इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। तो ये तो है नहीं, ये बिल्कुल गलत हो गया। ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन क्या होता है, 16 ग्रुप में आएगा, फ्लोरीन 17। यहाँ पे समान बाहरी ऑर्बिट में समान इलेक्ट्रॉन उसी में होगा जो एक ही वर्ग में आते होंगे, एक ही वर्ग में। ये और ये अलग अलग वर्ग में है। यहाँ पे हीलियम देखिए और हाइड्रोजन और हीलियम है आपका अंतिम में 18वें वर्ग में और हाइड्रोजन है फर्स्ट में। तो एक ऑप्शन बचा डी नंबर, यही हमारा सही हो जाएगा। क्यों, आर्सेनिक और बिस्मथ दोनों 15वें वर्ग में आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर ... में है, कहाँ पे है, ये पूछ रहा है कहाँ पे स्थित है। गिर कहाँ है, गिर गुजरात में है, आपको पता है, यहाँ पर ये गुजरात में है केवल। और एक छोटे बच्चे ने सभी मिठाइयों, यहाँ पर कथन निष्कर्ष पे देखना है, आगे ऊपर का हम नहीं पढ़ रहे हैं। एक छोटे बच्चे ने कहा सभी मिठाइयों में लड्डू मेरे पसंदीदा हैं, उसे अन्य कोई मिठाई उसके कहने का मतलब है कि लड्डू पसंदीदा है, बाकी भी पसंद हो सकते हैं और उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू है। ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी ना तो 1 और ना तो 2 निष्कर्ष निकलता है। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पे है, इस श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, NO, फिर उसके बाद PQRS, तो यानी हो जाएगा T हो जाएगा और बीच में संख्या हो गई और यहाँ पे डैश कर देते हैं TU। तो TU, देखो TU सारे में है। इसके बाद संख्या चलते हैं 4 5 6 7 8 9, तो यानी 10 को यहाँ पे लिखेंगे 0 आएगा और 11 को 1, तो यानी TU के बाद 0 और 1, तो 0 और 1, इसमें 0 और 2 है, गलत हो गया, 0 और 1, सी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, सी नंबर। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी अगली आकृति आएगी, वही पूछने को उसका मतलब है। देखिए अगली कौन सी आएगी, तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ पे था, फिर इसके बाद इसमें आ गया इस वाले में, फिर इसमें आ गया इस वाले में, तो यानी इस वाले में होना चाहिए जो वृत्त है, तो इस वाले में कहाँ है, इसमें है, लेकिन इसमें पूरी लकीर नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें तो ये कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं हो सकता, तो सी, यही अंतिम वाला जो है डी नंबर ऑप्शन डी है, किसमें, सी में है, तो सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न, √45 गुणे √20। अब देखिए √45, अब √45 से अगर हम निकालते हैं तो 9 × 5 = 45, यानी 3√5 हो जाएगा। क्या हो गया, 3√5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√5 हो गया, 2√5, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 बाहर आ गया, 2√3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, गुणे √3 है, तो 3 और 3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 3 हो जाएगा, 3 × 2 6 होता है, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो √5 गुणे √5 बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। सी नंबर हमारा सही उत्तर हो गया, सी नंबर सही उत्तर हो गया। इसके बाद ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, वैसे नहीं तो आप लोगों को नहीं भी समझ आएगा, तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, हम आपको अच्छे से बताएंगे। अब देखो यहाँ पर दिया है, सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक काम को 45 दिन में करते हैं। देखो सांद्रा और मयूरी, पूरा प्रश्न एक बार पढ़ देते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद तथापि मयूरी अकेले काम करती है। देखो सांद्रा और मयूरी, सांद्रा प्लस मयूरी कितने दिन में कर रहे हैं, 45 दिन में कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक साथ इसने, मयूरी ने अकेले काम शुरू किया। अब मयूरी ने अकेले काम शुरू किया यहाँ पर और 1/3 काम कर दिया, 1/3 काम पूरा करके वो चली गई। उसके बाद सांद्रा शेष काम को स्वयं पूरा करती है, तो सांद्रा कितना करेगी, सांद्रा करेगी 2/3। अब देखिए यहाँ पर आगे बोल रहा है दोनों 104 दिनों में कार्य पूरा करते हैं, यानी टोटल टाइम तो जो दोनों को लगा 104 दिन लगा। कितना लगा, 104 दिन लगा। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि यदि मयूरी ने उससे अधिक तेज़ी से काम किया, यानी सांद्रा से तेज कौन काम करता है, मयूरी, सांद्रा से तेज काम करती है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो कार्य करने में कितने दिन, तो सांद्रा अकेले कितने दिन में कार्य करेगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर वैसे आप सिस्टम से बनाओगे तो आप बना नहीं पाओगे, परीक्षा खत्म हो जाएगी, आप एक ही क्वेश्चन पकड़ के बैठे रहोगे। लेकिन हमें सोच के थोड़ा अच्छे सोचना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि मयूरी काम तेज कर रही है, 1/3 काम की है और 104 दिन टोटल टाइम लगा है दोनों को मिलाकर। तो यानी अगर दोनों की क्षमता बराबर होती तब तो 104 दिन लगा था, यानी 1/3 समय मयूरी लेती, तो 1/3 कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 32 के समथिंग। कितना होगा, 32 के समथिंग, 32 नहीं 34, सॉरी 34 के समथिंग, 34 के समथिंग हो गया। तो यानी ये 34 दिन से तो कम ही टाइम लिया होगा, मयूरी जो है 34 दिन से कम समय ली होगी, पहली बात। क्यों, क्योंकि ये इससे तेज कर रही, तो 1/3 से, जब 1/3 से कम समय लेगी तो 34 दिन, और ये
इसको टाइम जो लगा होगा 68 दिन से ज़्यादा लगा होगा। क्यों? क्योंकि ये इससे मयूरी से सांद्रा क्या कर रही है, धीरे काम कर रही है, तो 1/3 से तो ज़्यादा, 2/3 से ज़्यादा समय लगेगा। और अगर इस एवरेज से हम देखते हैं तो इसको 34 या कितना होता है 102, यानी 102 दिन से अधिक समय सांद्रा को लगा होगा। तो सांद्रा को यहाँ पर देखिए ऑप्शन 72 तो कट गया, यानी सांद्रा को अगर अकेले काम करे तो 102 दिन से ज़्यादा ही लगेगा, कम तो लगने कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो सांद्रा अकेले काम पूछ रहा है तो 72 दिन में तो कर नहीं सकती, 60 दिन में कर नहीं सकती, बचा ऑप्शन 120 और 240। अब देखो 240 में और 120 बहुत डिफरेंस है, तो 120 हमारा 102 के आसपास कौन था, 120 है, तो हम 120 को उठाते हैं। यहाँ पर दिया था सांद्रा प्लस मयूरी कितने दिन में, 45 दिन में कर रही है, और यहाँ पर हम सांद्रा का ले लिए 120 दिन। अब देखो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 360 आएगा, 360 45 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 8 आएगा, और 120 3 आ गया, यानी सांद्रा एक दिन में 3 काम कर रही है। तो इस हिसाब से उसने कितना 2/3 काम किया था, तो यानी 240 काम किया होगा। तो 240 यानी 3 8 24, 80 दिन इसने काम किया होगा। और 120 काम किया होगा किसने, मयूरी ने। और मयूरी और सांद्रा मिलकर 8 काम कर रही हैं, तो मयूरी अकेले कितना करेगी, 5 काम। तो 5 काम यानी 120 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 24 दिन। यानी देखो दोनों को जोड़ो तो कितना हुआ, 104 हुआ। तो इसका मतलब हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमको मैसेज कीजिएगा। हम इस क्वेश्चन को 1 नंबर का पूरे सेट में अगर कोई एक प्रश्न अच्छा मिला है तो ये है, और इसको आपको हम बोर्ड पर अच्छे से समझा देंगे अगर आपको नहीं समझ में आया तो। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत हैं। बिजली बचाने के लिए कटौती की जानी चाहिए, तो यहाँ पर तर्क दिया गया हाँ, इससे बिजली बचाने में मदद मिलती है और लोगों को भुगतान भी कम करना पड़ता है। भाई ये तो बिल्कुल गलत है। भुगतान कम करने के लिए हम बिजली की बचत का और कोई तरीका प्रयोग कर सकते हैं, फालतू लाइट नहीं जलाएंगे, ऐसा बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन ये कहो कि कटौती कर दिया जाए तो किसी को उसी समय बिजली काम हो, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है नहीं, बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। जिन संस्थानों को 24/7 घंटे बिजली की आवश्यकता होती है वह प्रभावित होंगे, ये बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिसको 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी, जैसे हॉस्पिटल हो गया। हॉस्पिटल में क्या दिया जाता है, ऑक्सीजन वगैरह, तो वहाँ पर अगर 24 घंटे बिजली नहीं रहेगी, लाइट नहीं रहेगी, तो काम कैसे होगा। ये इसका मतलब 2 नंबर बिल्कुल सही है, तो सी हमारा ऑप्शन हो गया। कौन सही ऑप्शन हो गया, सी नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं। टावर के शीर्ष से शून्य वेग से के साथ एक पत्थर छोड़े जाने पर, अब देखो शून्य वेग यानी हमारा u कितना है, 0 है। इसके बाद छोड़े जाने पर यह 4 सेकंड में जमीन पर पहुंचता है, यानी t बराबर 4 सेकंड। तो बताइए टावर की ऊंचाई क्या है। अब मान लीजिए g का मान 10 मीटर पर सेकंड है, तो g ये दिया है, ये हो गया इतना। तो हम यहाँ पर हमें टावर की ऊंचाई निकालना है, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का सूत्र लेते हैं। हाफ AT स्क्वायर एक जगह पे क्या दिया है, जी का मान, तो जी का हम यहाँ पे रख देंगे। अब u 0 है तो ut ये 0 हो गया, खत्म। 1/2 s बराबर क्या हो गया, 1/2, और a का मान कितना है 10, और t का मान कितना है 4 सेकंड 4, तो 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, यानी 20 मीटर है। कितनी ऊंचाई है, 20 मीटर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कितने नंबर, बी नंबर हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। 20 1 मिनट 20 1/2 हाफ AT स्क्वायर है, AT स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कितना, t का मान 4 चौक 16, तो यानी 8 आएगा यहाँ पे, सॉरी 10 8 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80, यानी डी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं। भारत की ओर से पहली बार मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2017 का ताज किसे पहनाया गया, तो ये क्वेश्चन है आपका उस समय का। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर। ये करंट है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। इसका पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब, पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब का मतलब हुआ ये दर्पण रखा है, आप यहाँ पर खड़े हो गए हैं, आप यहाँ पर खड़े हो गए हैं, और यहाँ पर आप का जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर आप ऐसे खड़े हैं तो यहाँ पर प्रतिबिंब आपका ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो यहीं पर देख लो, तो प्लस यहाँ है, तो प्लस आपका यहाँ पे इस तरफ दिखेगा, दर्पण के पीछे कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। और अगर ये तीनों प्लस ऐसे हो गए और माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, इसके बाद ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये आपका बी नंबर में है। किस में है, बी नंबर में है। तो इसको हम, इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, इसका सही उत्तर हो गया आपका बी नंबर। इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, बी नंबर सही उत्तर हो गया। इसके बाद क्यों, बी में है ये। और इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए विकल्पों में सही होगा, कई ढंग से दर्शाता है। देखो भाषा में स्पेनिश और इटालियन दोनों आती है, तो यानी स्पेनिश इटालियन दोनों किस में है, डी नंबर में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, डी नंबर हमारा सही उत्तर हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं। एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री 30% भाग डेयरी उत्पाद है।
यानी एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है? तो यानी 30% है, तो 30% 50 का 30% हम निकालते हैं 30/100, तो यानी 2 जीरो कट गया, तो यानी 500 5 ये 15,000 हो जाएगा। ये डी नंबर ऑप्शन सही हो गया, इसमें कुछ बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। यहाँ पे अगला प्रश्न, एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाले को 8 घंटे का समय लगता है, और जबकि नीचे की ओर, अब देखो ऊपर की ओर जा रहा है तो 8 घंटे का, यानी धारा के विपरीत जा रहा है। कहने का मतलब ऊपर की ओर की बात करता है, धारा के विपरीत, तो 8 तो धारा जाते समय उसकी चाल क्या हो जाएगी, 8 7 56 और 4 बचा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर उसकी जाते समय स्पीड हो गई। आते समय उसकी हो जाएगी 5 घंटे लगते हैं तो 12 किलोमीटर पर घंटे। अब देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, तो 12 में से 7.5 घटेगा तो कितना होगा 4.5, तो यानी 4.5 का डिफरेंस है, यानी तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी, 2 से भाग देंगे तो 2.225 हो गया। कितना हो गया, 2.25 हो गया। 2.25 उसकी धारा की चाल आ गई। तो अब पूछ रहा है स्थिर पानी में नाव की चाल, तो जाते समय में से चाहे आप इसको 2.5 को जोड़ दो और चाहे आते समय में 12 में से 2.5 को 2.25 को घटा दो, तो ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 2 9 9.75 हो गया। कितना हो गया 9.75 हो गया, यानी बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पे है, यहाँ से 1 किलोमीटर नितारा यहाँ पे खड़ी है। अब यहाँ से 1 किलोमीटर आई, ठीक है, उसके बाद बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ेगी तो इधर मुड़ी, इधर मुड़कर उसके बाद 1 किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर फिर चल दी। उसके बाद बोल रही है कि फिर क्या करती है, किलोमीटर बाईं ओर फिर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ी और बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ आ गई फिर 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है। उसके बाद बोल रही है और उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ती है, यहाँ पे बाईं ओर मुड़ती है और 450 मीटर चलती है, तो यहाँ पे इतना चली 450 मीटर हो गया। अब देखो नितारा अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब देखिए यहाँ से इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर दिए, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो यहाँ पे इतना तो 450 मीटर इधर आ गई, 1 किलोमीटर था तो 1000 में 450 घटेगा 550, यानी ए नंबर हमारा सही उत्तर हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं, एक स्थिर बल 2 सेकंड की समयावधि के लिए 5 kg द्रव्यमान पर लगता है और पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा क्या होगी, तो F बराबर क्या होता है, एम ए यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना दिया है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर एम और ए का मान क्या लिख लिए v माइनस यू बाई टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो m कितना है, m दिया है आपका 5 kg और v अंतिम वेग है 7 और प्रारंभिक वेग है 4, तो 7 में 4 गया तो कितना 3 बटे टी कितना है 2, यानी 5 यही 15 15 बटे 2, यानी आ गया कितना 7.5 न्यूटन, 7.5 न्यूटन हो गया। बी नंबर हमारा सही उत्तर हो गया। इसके बाद एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। तो ये क्या होता है, आवर्धक ग्लास जो शामिल होता है, तो ये होता है आपका छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस होते हैं। साधारण आवर्धक ग्लास जो होते हैं छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रीजनिंग का, और इसमें देखिए दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि इसके बाद कौन सी आकृति आएगी। देखो ये यहाँ पे है, अब इस तरफ इसकी दिशा कैसी है, इस तरफ है, इसके बाद ये इधर का घूमा, उसके बाद ये यहाँ से इधर को घूमा, इधर के बाद यहाँ पर फिर इधर घूम गया, तो यानी एक बार इधर घूम रहा है एक बार इधर। तो अब इसकी बारी किधर की है, अब इसकी बारी फिर ऐसे होने की है, लेकिन ये यहाँ से देखो इसमें से इसमें आया, इसमें से इसमें आया, तो अब इसमें इसको मिलना चाहिए। तो इसमें कहाँ पे है, इसमें भी है और इसमें भी है, बिल्कुल ठीक है। और लेकिन यहाँ पे इसकी बारी की कैसे होने की थी, ऐसे होने की थी, यानी ऐसे, तो ऐसे होने की, ऐसे कहाँ पे है, इसमें है। तो अब देखिए सी नंबर किस में है, तो सी नंबर किस में है, तो बी नंबर में है, तो बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो गया, बी नंबर सही उत्तर हो गया। इसके बाद उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद के वैसे ही है। जैसे पेट्रोल, देखो पेट्रोल से कौन चलता है, कार चलता है, तो विद्युत से कौन, बल्ब जलता है, तो बल्ब, बी नंबर सही आंसर हो गया। और इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है एक बिंदु के निर्देशांक जो -1 और 9 है, तो एवं 11 1 हैं, बिंदुओं को जोड़ने के वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, तो निम्नलिखित है, यानी इसका निर्देशांक क्या होगा। तो देखो इसको हम एक ये रेखा खींच लिए, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पर होता है आपका x1 और y1,
इसको ऐसे ये एक्स मान लीजिए, इसको वाई, तो यहाँ पर x1 और यहाँ पे होता है x2 और y2 होता है। ये हो गया आपका, यहाँ पर m अनुपात n के अनुपात में काटता है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर m अनुपात n के अनुपात यानी 3:1 दिया है, और यहाँ पर x1 y1 का मान दिया है -1 और 9, और यहाँ पे दिया है x2 y2 का मान दिया है 11 और 1। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, पहला निर्देशांक यानी और a और b दो निर्देशांक यहाँ थे, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो a का मान हमें ज्ञात करना है, तो m x2, m का गुणा किससे करते हैं, x2 से, तो 3 का गुणा किससे करेंगे हम, 11 से, तो 11 3 33, और माइनस यहाँ पर आंतरिक रूप से काट रहा है तो माइनस रहेगा, यहाँ पर आंतरिक रूप से काट रहा है तो प्लस रहेगा, और अगर बाह्य रूप से काटता तो विभाजित करता तो क्या होता, माइनस होता। 3 हो गया, 11 3 33 हो गया था, कितना 11 3 33 हो गया था, और प्लस, और इसका फिर n का मान कितना है, 1 है, इसको गुणा करेंगे इधर किससे, -1 से, तो -1 हो गया, तो क्या हो गया, ये -1 हो जाएगा, तो यानी 33 में से 1 गया, 32 हो गया, बटे इन दोनों को जोड़ दो, 3 1 4, बटे में m + n होता है 4, 4 8 32, यानी a का मान कितना आ जाएगा 8। अब 8 देखो किस में है, तो d नंबर में है, और इसी तरीके से आप b का मान निकालना है, तो b का मान हम n गुणे y2, तो n गुणे y2 करेंगे तो n का मान है 1, y2 का मान है 1, यानी 1, और प्लस में क्या आ गया आपका n गुणे y1 इधर करेंगे तो यहाँ पे 9 है, तो 1 गुणे 9, तो यहाँ पे 9 हो गया, 1 गुणे 9 हो गया, और इसके बाद आपका क्या आता है, और इधर बटे में m + n जोड़ के उसको भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ये 8 और 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 और 3। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं, किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 गुणे 10⁻23 कण शामिल हैं, यदि CO2 में 3.0115 गुणे 10⁻23 कण मौजूद हैं, तो CO2 के अणु की संख्या, देखो अणु की संख्या पूछे या कुछ भी जो भी पूछता है, अणु के अवोगाद्रो संख्या का मान ये होता है, अवोगाद्रो संख्या का मान, और ये बराबर किसके होता है, जैसे ये एक अणु में कितने परमाणु हैं और सभी परमाणु के द्रव्यमानों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर C का कितना है 12, और 12 हो गया, O का कितना होता है 16, 16 दूनी 32, यानी 32 12 44 हो गया, कितना हो गया 44। अब देखिए इसका कितना है, इसको 2 से भाग देंगे तब इतना आता है, तो इसमें हमें बताना है कि इसमें इतना जो मान दिया गया है इसमें CO2 कितने कण है, तो इसको 2 से भाग दिया गया, तो यानी हम 2 से भाग दे देंगे, कितना आया 22 आया। अब 22 कितना होता है, यानी 1 बराबर कितना था 44, तो पॉइंट, इसको अगर 1 बराबर और 1 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0.5, तो यानी हमारा डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, बिंदु ए से शुरू करके x उत्तर की ओर 15 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु बी तक पहुंचता। अब यहाँ पे मान लो बिंदु ए है, ये बिंदु ए है, यहाँ से शुरू करके 15 किलोमीटर ये चला और बिंदु बी पर पहुंचा, ये हो गई आपकी बिंदु बी। अब बोल रहा है बिंदु बी पर पहुंचता है, फिर वहाँ से चलता है जहाँ से वह बाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब बिंदु बी पर ये पहुँचकर बाईं ओर मुड़ गया, ये हो गया बाईं ओर मुड़ गया, और बाईं ओर मुड़ जाता है और सी तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया 10 किलोमीटर, यहाँ पे आ गया सी। और सी से फिर क्या बोलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी दाईं ओर ऐसे मुड़ गया इधर, और दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़कर क्या करता है डी तक पहुंचता है, और यहाँ आ गया डी तक, और डी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, यानी ये भी डिस्टेंस कितना हो गया, ये भी डिस्टेंस हो गया आपका 10 किलोमीटर हो गया। और इसके बाद यहाँ से तथा आखिर में वह दाईं ओर मुड़ता है, आखिर मतलब ये दाईं ओर ऐसे मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया, और कितना दूरी चला, बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ पर आ गया बिंदु ई हो गया ये, और ये चला है कितना 30 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर अब पूछ क्या रहा है, बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर, शुरुआती और समापन बिंदु के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछ रहा है। अब देखिए आप यहाँ पर कितना चला है 10 किलोमीटर, ये है, ये मतलब बी और ए के बीच की दूरी है 15 किलोमीटर, और देखो ये कितना है, ये है 10 किलोमीटर, और इधर भी 10 किलोमीटर है, तो इसको अगर हम सीधा ऐसे कर देते हैं तो इधर जो ये 30 किलोमीटर आया था, तो ये 10 किलोमीटर इधर घट गया, तो बचा कितना 20 किलोमीटर, यानी इधर कितना बचा, ये 20 किलोमीटर, और ये है कितना आपका 15 10 25 किलोमीटर। अब देखिए 25 55 कितना हो गया 625 हो गया, प्लस 20 20 400, यानी ये हो गया कितना 1025, इसके बीच की दूरी कितना हो गई √1025। अब 1025 से जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो 5√41 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5√41, हमारा बी नंबर सही आंसर हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसमें
दी गई आकृति में क्या गिनना है, त्रिभुज गिनना है। तो दी गई आकृति में त्रिभुज गिनना है तो इसका सही आंसर हो गया डी। 21 त्रिभुज है, इसको आप लोग गिन लीजिएगा। कौन सा, डी हो गया सही आंसर, इसका त्रिभुज गिन लीजिएगा, 21 त्रिभुज है इसमें। इसके बाद किस मंत्रालय ने 2018 किस मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था। तो ग्रीन गुड डीड्स अभियान कौन शुरू किया था। अब ग्रीन से क्या होता है, हरा रंग, हरा यानी हरियाली कहाँ होती है, पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया था। ये 2018 का, ये अभी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, करंट का क्वेश्चन था, अभी नया करंट बन रहा है। और इसके बाद अब से 3 साल बाद पन्ना और यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम थी। अभी देखो अब से 3 बार पन्ना लिख लिया हमने, यहाँ पे पन्ना और यहाँ पे यूजीन हो गया, यूजीन। अब देखो अब से 3 साल बाद की बात हो रही है। देखो अभी मान लो आयु किसकी पूछ रहा है, ये देख लेते हैं। पन्ना की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पन्ना की आयु कितनी हो गई, एक्स हो गई। और पन्ना की आयु कितनी हो गई, एक्स। और यूजीन की आयु कितनी हो गई, पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने। तो हम यूजीन की आयु मान लेते हैं एक्स। तो पन्ना की आयु क्या है, पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने, यूजीन की आयु 3 गुना से 4 वर्ष कम है। तो 4 वर्ष कम, तो 4 वर्ष कम होगी। तो यानी कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है कितने, 3 साल बाद, 3 साल बाद की बात हो रही। तो अब प्रेजेंट टाइम में 3 साल बाद, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 3 घट जाएगा। तो प्रेजेंट में पन्ना की आयु कितनी है, 3x -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7, और ये हो जाएगा x -3। अब देखो बोल रहा है कि वर्तमान आयु का योग, दोनों की वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर कितना आएगा, 54। तो देखो 54, तो यहाँ 3x 1x कितना हो गया, 4x हो गया, -7 -3, तो माइनस क्या होगा, 10 होगा। तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 54 10 64 बराबर 64 हो गया। और 4 से काटे तो कितना आ गया, 16। एक्स का मान 16 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, पन्ना की वर्तमान आयु। तो पन्ना की वर्तमान आयु कितनी थी, x -3 थी। तो x -3 तो यानी 16 में से 3 गए कितना, 13 वर्ष। पन्ना की पूछ रहा है, सॉरी पन्ना यहाँ, वो तो यूजीन की। पन्ना की वर्तमान आयु कितनी, 16 48, 48 में से 7 गए कितना, एक्स का मान 16 आया था। 16 3 48, 48 में से 7 गए तो 41 वर्ष। यानी पन्ना की वर्तमान आयु 41 वर्ष, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। यहाँ पे दिया एक वस्तु 3 सेकंड में 15 मीटर और 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए कुल दूरी कितनी है, तो यहाँ पर 3 सेकेंड 15 मीटर, 15 मीटर 16 मीटर, कुल दूरी हो गई 31 मीटर। और कुल समय 3 तो 5 सेकेंड, तो बटे 5, तो इसको काटे 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 6.2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसका मात्रक भी हमें याद होना चाहिए कि चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड किस में है, अब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 6.2 है, लेकिन मीटर है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर भी अगर मात्रक से ही हम पकड़ते तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर हमारा सही उत्तर हो गया। इसके बाद सभी एसिड, अगला प्रश्न है, सभी एसिड के लिए आम तत्व है। तो जितने भी एसिड मतलब अम्ल होता है, अम्ल क्या होता है, अम्ल में क्या होता है, अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन होता है। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है। कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह मक्का और हंसिया है। क्या है, मक्का और हंसिया है। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, एम एन रॉय ने किया था। किसने, एम एन रॉय ने 1920 में किया था इसकी स्थापना, 1920 में। हाथी किसका है, तो ये बसपा का है। हाथ जो है, हाथ किसका प्रतीक चिन्ह है, तो हाथ है, ये हाथ का पंजा, ये है कांग्रेस का। और इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं। 6/8 में 5 और 6/25 में 4 का स्थानीय मान। अब देखो यहाँ पे समस्या आ गई कि यहाँ तो ना 5 है इसमें और ना इसमें 4 है, तो हम स्थानीय मान कैसे निकालें। तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। तो अगर 6/8 को हल करोगे तो ये होगा 8.0 पॉइंट हो गया, पॉइंट बढ़ाए तो क्या हो गया 60, 8 7 56, 8 5 40। यहाँ पे देखो ये हो गया, और इधर करेंगे तो 25 0.60 हो गया, 25 दूनी 50, 25 चौको 100। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है इसमें 5, तो 5 कितना हो गया 0.05। ये यहाँ पर 4 का निकालना है तो 0.04। अब देखो, अब बोल रहा है कि स्थानीय मानों का योग, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो बराबर में क्या आएगा 0.09। तो 0.09, अगर इसको हम, अब देखो इस तरीके से तो लिखा नहीं है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या करेंगे 100 कर देंगे, 2 अंक के बाद 0.20 लगा दिए, तो बराबर क्या आ गया 9/100। तो 9/100 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ए नंबर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित
एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखो ये कोई टावर है और इसका यहाँ से ये इसके शीर्ष से उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है कि टावर के पाद की ओर, टावर का पाद कौन है, ये है, तो टावर की पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु x तक जाने के लिए उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता। तो ये हो गया, इधर हम मान लो 20 मीटर आए, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर, और यहाँ पर उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ए से टावर की दूरी क्या होगी, तो यानी ये कहाँ पे आया था, ये बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी ए कितना है, ए है एक्स, यहाँ पे एक्स हो गया। अब हम इसको मान लेते हैं बी, मान लेते हैं इसको सी, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पर देखो अगर ऐसी स्थिति रहे, एक ही तरफ दो कोण बने हैं, तो उसका अगर हमें निकालना है तो उसका सूत्र होता है डी बराबर एच कॉट थीटा वन माइनस कॉट थीटा टू, इसका सूत्र होता है। यानी डी बराबर एच कॉट थीटा वन माइनस कॉट थीटा टू। अगर दिख नहीं रहा तो आप लोग लिख लीजिएगा डी बराबर एच कॉट थीटा वन माइनस कॉट थीटा टू। तो कॉट थीटा वन किसको, छोटा कोण को हम थीटा वन मानेंगे, तो थीटा वन मानेंगे तो डी, यहाँ पर डी क्या होता है, डी हम लेंगे इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी यानी बी ए और एक्स के बीच की दूरी, तो कितना दी है, 20 मीटर दिया है, कितना 20 मीटर, और बराबर एच हमें निकालना है, और इसके बीच की दूरी क्या दिया है, कॉट थीटा वन का मान हो गया 30 डिग्री, 30 कॉट 30 का मान होता है रूट थ्री, और माइनस क्या हो जाएगा, कॉट 60 का मान क्या हो जाएगा, थीटा टू का मान 60 डिग्री है, तो 60 का मान हो जाएगा 1/√3। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 3, ये क्या हो गया, 3 में से 1 गया कितना, 2, तो ये हो जाएगा 20√3 बटे बराबर 2h, तो 2 से कट गया 10√3 आ गया। अब h बराबर क्या आ गया, 10√3, h बराबर 10√3, यानी इसका मान क्या आ गया, 10√3 आ गया। अब हमें चाहिए कि इसका मान चाहिए, तो इसका मान चाहिए हमें c और x के बीच की दूरी। तो हम इसको ऐसे हल कर सकते हैं। अभी देखिए ये हो गया हमारा, अब हमें चाहिए यहाँ पे 60 डिग्री बना था, और ये हमारा कितना आया था, ये हमारा आया था 10√3 आया था, 10√3, और इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, लंब बटे आधार होता है, तो tan थीटा बराबर यानी 20 बटे इसको हम x मान लिया, x हो गया 10√3 बटे x हो गया बराबर, ये हो गया tan 60 का मान कितना हो गया, tan 60 का मान √3 हो गया, 3 कट गया, 10 मीटर आ गया। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये गलत हो गया, एक बार फिर से इसको हम देख ले रहे हैं। ये पूरा देखिए, मेन बात इसमें जगह नहीं रहती है, इसलिए पूरा हो नहीं पाता, इसीलिए देखिए ये हो गया हमारा, यहाँ से ये हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री बना था, यहाँ पे बना था कितना, यहाँ पे 60 डिग्री। अभी देखिए कॉट थीटा वन, केवल उसका मान निकाल देते हैं, डी बराबर एच कॉट थीटा वन माइनस कॉट थीटा टू। अभी देखिए अभी डी कितना है, डी है 20 मीटर, डी कितना दिया है, डी दिया है 20 मीटर, और बराबर एच निकालना है, कॉट थीटा वन कितना हो गया, √3 और माइनस 1/√3 कॉट 60 का मान हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2, यानी 2h बराबर 20√3 हो गया, तो 20√3 बराबर 2h, तो 2 से कट गया, 10√3 आ गया। अब यहाँ पे हाँ अब सही है 10√3, तो यहाँ पे हम निकालेंगे अगर, तो 60, यहाँ से पूछ रहा है ए से टावर की दूरी कितनी है, तो ये था ना, तो यहाँ पे सही तो आ रहा था अभी आंसर 10√3, यानी यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 20 + 10 यानी 30 मीटर आ जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 30 मीटर, अभी वही आ भी रहा था। और इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। अब देखो एक लीला यहाँ पे है, इस बिंदु पे है, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। एक चौराहा, ये चौराहा हो गया मान लो, ये चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर इधर मुड़ गई, बाईं ओर मुड़ती है, और सड़क पर सामने की ओर एक कैफे पर 500 मीटर तक चलती है, 500 मीटर चल गई है। हाँ, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कौन सी दिशा में है। अब देखो ये है दक्षिण, ये क्या कौन सा दिशा हो गया, ये हो गया पूर्व, तो यानी पूर्व और दक्षिण के बीच में है, तो कहाँ है, पूर्व और दक्षिण के बीच में है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार और आरबीआई ने बैंकिंग उद्योग में फंसी हुई परिसंपत्तियों की जांच करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया है। ये उस समय की बात है 2018 की, उस समय सुनील मेहता समिति की जांच करने के लिए, ये जो थे पीएनबी के उस समय क्या थे, सीईओ थे। और इसके बाद अगला प्रश्न है,
मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है। अब देखो, अमेरिका मूल, पूर्व एशियाई मूल, अफ्रीकी मूल, दक्षिण एशियाई मूल। अफ्रीकी मूल से पता लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अफ्रीका में हुई थी, सवाना के घास के मैदान में, इसीलिए वहाँ से आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? देखो, छिद्र, छिद्र का मतलब एक होल हो गया, एक प्रकार से छिद्र। रिक्ति में भी क्या होता है? छिद्र होता ही है। और दरार, इसमें भी। तो और झालर, झालर सबसे अलग है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? झालर। झालर यानी बी किस में है? ए में। तो उत्तर कौन सा हो गया? ए नंबर आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों चलते हैं। एक वस्तु 2 सेकंड में 15 मीटर और 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल कितनी होगी? अभी औसत चाल बराबर बताए थे कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी होगी? 16, 15, 31। डाटा वही है, थोड़ा सा चेंजिंग किया है। 2 और समय कितना हो गया? 4 सेकंड। तो बटे 4 तो हो जाएगा कितना? 4 7 28, 3 बचा .7, 4 7 28, 4 5 20, यानी 7.75। आंसर क्या हो गया? 7.75 मीटर। हमारा बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, नहीं ये सॉरी 7.75 यहाँ मीटर दिया है। देखो, यही ध्यान देना है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि चाल कम क्या है? मीटर पर सेकंड होता है। तो सी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। हीट कोल्ड से संबंधित है, तो नाइट किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, कोवार्ड। इसका सही उत्तर क्या हो गया? कोवार्ड। और इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन में आबंध बनाने में भाग लेते हैं, यानी डॉट डॉट इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाइट्रोजन यानी N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। क्या होता है? देखो, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो 3 इस नाइट्रोजन में हो गए और 3 इस नाइट्रोजन में हो गए, तो ये क्या हो गए? टोटल कितने? 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, यानी ए नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, 150 छात्रों की एक कक्षा में हर कोई कम से कम एक खेल कबड्डी या खो खो खेलता है। 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं और 18 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी खो खो खेलते हैं? अब देखो, 18 क्या खेलते हैं? 18 दोनों खेलते हैं। तो यानी केवल अगर कबड्डी की बात की जाए तो 18 निकल गया, कितना? 60 छात्र हैं जो कबड्डी खेलते हैं, केवल कबड्डी। तो 150 छात्र हैं टोटल। तो 150 छात्र में बचे कितने खो खो खेलने वाले? 18 हम वैसे भी निकाल देंगे, तो ये बचा कितना? 90, यानी 90 छात्र ऐसे हैं जो या तो खो खो अकेले खेलते हैं या तो कबड्डी खेलते हैं। तो खो खो और कबड्डी यहाँ पे अकेले की बात नहीं कर रहा है, खो खो की, दोनों को मिला के बात कर रहा है। तो ये मतलब खो खो खेलते हों साथ में कबड्डी खेलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो 90 छात्र ऐसे हैं, तो 90 छात्र ऐसे हैं, तो 150 का कितना परसेंट 90 छात्र हैं वही पूछ रहा है। तो R/100 बराबर 90 हो गया। तो यहाँ पे देखो, 1 0 से 1 0 कट गया, 15 छक्का 90, यानी 10 छंग 60% आ गया। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, डॉट डॉट में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल की स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 में। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं। धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है, मतलब कौन सा धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा? तो ये है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है ये बॉक्साइट, इसका एस क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट से अगर हम एल्युमिनियम जब बनाते हैं तो एल्युमिनियम जब निकालते हैं तो क्या करते हैं? विद्युत अपघटन द्वारा हम निकालते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। कवक कोशिका भित्ति की कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? मतलब कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो एक प्रकार की जटिल शर्करा बनी होती है। उस जटिल शर्करा क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं काइटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है। इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है नयनतारा सहगल द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? नयनतारा सहगल द्वारा लिखी गई है। नहीं सॉरी, ये लिखी गई झुम्पा लाहिड़ी द्वारा। ये उस समय एक पुस्तक थी, इसलिए इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा था। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान क्या रहेगा? समान वर्ग के तत्वों में समान क्या रहेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक कभी समान नहीं हो सकता क्योंकि सबका अलग अलग होगा। परमाणु त्रिज्या भी अलग अलग रहेगा। जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग रहेगी तो परमाणु त्रिज्या भी अलग। परमाणु भार भी सबका अलग अलग है। संयोजी इलेक्ट्रॉन सबके संयोजी अगर एक वर्ग में रखा गया है, जैसे ग्रुप 1 में है तो सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। ग्रुप 2 में है, अगर सेकंड ग्रुप में है तो सब में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। इसी प्रकार से यही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो गया, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। और कौन सा धातु ऑक्साइड
अगला प्रश्न है, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? कौन सा धातु ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो देखो उभयधर्मी ऑक्साइड 3 है। कौन कौन है? एक है H2O है, H2O है, एक है ZNO है, ZNO है, और एक है Al2O3। तो यहाँ पर देखो H2O भी नहीं है, ये भी नहीं, Al2 यानी एल्युमिनियम, यही हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी Al2O3 भी उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो ये आ जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड। ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों, आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो आवर्त तालिका में अभी वर्तमान में जो है, इसको मोसले ने दिया था। अभी वर्तमान आवर्त सारणी जो है किसने बनाया था? मोसले ने बनाया था, और ये 1913 में बनाया था। कब? 1813 में बनाया था, 1813 में बनाया था। और इसके बाद 1913 में बनाया था। और इसमें क्या है? परमाणु संख्या पर इन्होंने, पहले क्या था, मेंडलीफ ने परमाणु भार पर बताया था, और इन्होंने परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर बताया था, किसने? मोसले ने। इसके बाद रॉड और कॉन सेल, रॉड और कॉन पाए जाते हैं। रॉड और कॉन जो होते हैं ये सेल हैं, ये रॉड सेल और कॉन सेल, ये दोनों कहाँ पाई जाती है? आँख में पाई जाती है। इससे ये दोनों आँख में पाई जाती है। इसके बाद जनवरी 2018 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसे क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे कौन? किरण राव। कौन थे? किरण राव थे। ये कौन थे? किरण राव थे, हाँ, किरण राव। इसके बाद अगला प्रश्न है, सोमा की वार्षिक आय, सोमा की वार्षिक आय 15 लाख है, हर महीने 30,000 की EMI उनके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत है? तो देखो, चाहे इसको आप एक वर्ष में ले जाओ, चाहे इसको एक महीने में लाओ, बात एक ही है। तो 15, ये इसको एक वर्ष बनाना आसान है। तो 15 लाख रुपए है इनकी वार्षिक आय। कितनी है? 15 लाख रुपए है, 15 लाख। तो इनका 30,000 रुपये महीने अगर EMI दे रहे हैं, तो एक साल में कितना देंगे? 3,60,000। तो यानी 15 लाख का 3,60,000 कितना है? तो बटे R/100 बराबर 3,60,000। 3,60,000 में 4 जीरो यहाँ लगा दिए, 4 जीरो, और इन चारों जीरो से ये 4 जीरो कट गए, यहाँ बचा 150। तो यहाँ से काट दिए, फिर कितना? फिर काट दिए इधर एक जीरो से, एक जीरो ये कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, और इस 3 से यहाँ कट गया 12, 12 दूनी 24, यानी 24%। डी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सही उत्तर हो गया? डी नंबर सही उत्तर हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों, घड़ी में 2:41 है। घड़ी में कितना है? 2:41 है। पर घंटे और सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बने दो कोणों में से छोटा कोण कौन सा होगा? अब देखो, टोटल तो 360 डिग्री का कोण बनता है। अब हमें निकालना है छोटा कोण। तो अभी सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एंगल। एंगल इक्वल होता क्या है? एंगल यानी कोण बराबर क्या होता है? 60H माइनस 11M/2। तो 60H यानी 2, तो 120 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये माइनस नहीं रहता है, ये रहता है ऐसे। तो इसमें से अब जो बड़ा रहेगा उससे घटा देंगे। तो 11M, 11 इक्यावन 11, 11 चौक 44, 1 45, 451/2। अब 451 में से 120 घटाएंगे तो हो जाएगा 331। 331/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 165.5 आ गया। तो अब 165.5, तो दूसरा कोण तो 200 समथिंग रहेगा, तो यानी ये छोटा कोण ही हो गया। 165.5 क्या ऑप्शन में है? तो है ए नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं, सुनैना, 1 मिनट दिख नहीं रहा होगा, सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है, ठीक है, काम करती है, कोई दिक्कत नहीं, और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है, यहाँ तक ठीक है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय 5%, उसकी आय क्या 5% नई गाड़ी के रख रखाव में व्यय होता है, और पुरानी पर नई के व्यय से 2% ज़्यादा खर्चा होता है। यानी इस पर 7% खर्च होगा, पुरानी पे 7 और नई पे 5, तो टोटल 12%। दोनों गाड़ियों के रख रखाव में कुल वार्षिक व्यय कितना है? तो वार्षिक आय उसकी 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए उसकी वार्षिक आय है। तो उसका 7%, हम 7% ये हो गया पुरानी का, और 5% नई का, यानी टोटल 12%। तो 12%, 12/100, तो 2 जीरो कट गया, बढ़ती है 36,000 रुपये टोटल उसका खर्च होगा। 36,000 रुपये वार्षिक रूप उसका खर्च होगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप लोगों को ये वीडियो, ऐसे वीडियो और भी चाहिए, तो आप कमेंट करके, एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं, इसमें जितने आप ये देख कर ये बताइएगा कि कौन से कितने क्वेश्चन आपके बने हैं। अगर नहीं बने हैं तो किस टॉपिक के क्वेश्चन आपके नहीं बने, उस टॉपिक का हम स्पेशल वीडियो आपको लोगों को बनाकर लाएंगे। धन्यवाद।